हेलो, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबों को संजीत जीएस सेंटर 37 पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 में, हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। बहुत ही जल्द पार्ट 3 का अभी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, प्रतिबिंब का परिभाषा जाने थे। अब वहाँ से आगे हम लोग देखते हैं दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण 3 प्रकार का होता है। दर्पण आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण इसको क्या कहते हैं? मिरर। मिरर कहे तो आईना। तो दर्पण 3 प्रकार का होता है। दर्पण कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला कहे तो समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तीसरा समतल दर्पण, समतल अवतल दर्पण। समतल तो लिख चुके हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण 3 प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ दर्पण कितना प्रकार का होता है तो 3 प्रकार का होता है। जब पूछे कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं उत्तल दर्पण, दूसरा को कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये दोनों क्या है? गोलीय दर्पण है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं समतल दर्पण। किसके बारे में पढ़ेंगे? समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल और अवतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण देखा है? घर में जो आईना होता है, घर में जो मिरर लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? वो समतल दर्पण होता है। तो पूछे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक बोले तो आभासी। काल्पनिक मतलब आभासी। तो अवतल दर्पण में समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऐसा कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में बनता है। और उसमें समतल दर्पण में पार्श्विक उल्टा, तो पार्श्विक उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। तो पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्श्विक उल्टा, एक होता है उल्टा, क्या होता है? एक उल्टा, और एक होता है पार्श्विक उल्टा। उल्टा का मतलब क्या हुआ? जैसे ये L है तो L को अगर हम ऐसे कर दे तो ये हो गया उल्टा, लेकिन पार्श्विक उल्टा में फर्क है। पार्श्विक उल्टा अगर बोले तो एप्पल, ए मान लेते हैं कि APPLE, क्या हुआ? एप्पल। बड़ी में ले लेते हैं APPLE। तो अगर हम समतल दर्पण में अगर एप्पल को अगर देखेंगे तो ये ई जो हो जाएगा इधर घूम जाएगा, और ये जो एल है ये एल इधर घूम जाएगा, और ये पी जो है ऐसे, ये पी ऐसे, और ये तो सेम ही रहेगा। ए को किसमें पलटा देंगे तो ऐसे हमको दिखाई देगा समतल दर्पण में। तो इस टाइप का अगर दिखाई देगा तो उसको क्या कहेंगे? पार्श्विक उल्टा। क्या कहेंगे? पार्श्विक उल्टा। और समतल दर्पण में अगर कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा देखना चाहे तो दर्पण का ऊंचाई कितना होना चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति समतल दर्पण में अपना चेहरा देखेगा तो उसका ऊंचाई कितना होना चाहिए? मिरर का, उसका कम से कम उस व्यक्ति का आधा होना चाहिए। मिरर का ऊंचाई कितना होना चाहिए? मिरर की ऊंचाई उस व्यक्ति का कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। और हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर समतल दर्पण मान के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति समतल दर्पण में अगर के सामने अगर दौड़ लगाता है, अगर दौड़ता है तो उसका स्पीड डबल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? डबल दिखाई देता है। जैसे कि हम कहते हैं कि गाड़ी, इधर से भी गाड़ी आती है और इधर से भी गाड़ी जा रही है और इधर से गाड़ी आ रही है। जब दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करता है तो हमको स्पीड बुझाता है कि जितना स्पीड से ये गाड़ी हमको क्रॉस किया, लगता है कि ये गाड़ी भी उतना ही स्पीड से हमको क्रॉस किया। हमको स्पीड क्या बताता है? डबल दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्यों कि इसका स्पीड कुछ ना कुछ होगा और इसका भी स्पीड कुछ ना कुछ होगा। दोनों का स्पीड मान के चलते, इसका स्पीड अगर 1 था, इसका भी स्पीड 1 था, दोनों जब सामने आता है तो 1 1 प्लस
2 हो जाता है, यानी कि स्पीड क्या हो गया, डबल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो स्पीड होता है हमेशा क्या डबल दिखाई देता है, कितना दिखाता है, 2 गुना दिखाई देता है। तो आइए हम देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो पहले हम जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। चलिए हेडिंग मारते हैं, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ये कौन सा दर्पण हुआ, ये कौन सा दर्पण हुआ, ये कोई भी दर्पण नहीं है। जब इसको हम पेंट करेंगे, इसको हम पेंट करेंगे तो उसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, समतल दर्पण करेंगे बोलेंगे। अब हम पेंट कर दे, पेंट जो किया जाता है इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जो समतल दर्पण में जो पेंट रहता है उसको कौन सा पेंट आता है, सिल्वर नाइट्रेट का रहता है। किसका रहता है, AgNO3। जब इसको हम पेंट कर दिए तो अब मेरा कौन सा दर्पण तैयार हो गया, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में अब हमको क्या बनाना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो समतल दर्पण में हम प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि कोई भी हमको 2 किरण को पकड़ना पड़ता है, कोई भी 2 किरण के जरिए हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में हम क्या बताए थे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जहाँ पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कटना तो जरूरी है, क्या होना, कटना तो जरूरी है। तो कोई भी हम 2 किरण से हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक किरण इधर से आई, ये इस किरण को कौन सा किरण नाम देंगे, अ से आपतित, अ से आने वाली किरण। तो आने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। ये किरण हुआ आपतित किरण, और इसका इधर से क्या हो गया, परावर्तन हो गया। क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो ये कौन सा किरण हो गया, परावर्तित किरण। क्या हो गया, परावर्तित किरण। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक कोई बल्ब लगा हुआ है, मान लेते हैं, बल्ब नहीं, मान लो यहाँ पर कोई कैंडल, अगरबत्ती, मोमबत्ती जल रहा है, ठीक। अब इसका जो प्रकाश होगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, चारों तरफ आएगा। ऐसा बोलेगा कि हम इधर नहीं आने देंगे, इधर नहीं आएगा प्रकाश, ऐसा हो सकता है। इसका प्रकाश क्या होगा, चारों तरफ आएगा। हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पे जो वस्तु था जिससे प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश किधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, ठीक। और देखो जब इधर आ गया तो ये 90 डिग्री हुआ ना, 90 डिग्री हुआ। तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि अगर कोई भी किरण 90 डिग्री पे आती है, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे आती है, वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ जाती है, उसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ जाती है। मान लेते हैं किरण इधर से आया, इसी रास्ते से आया, और ये रास्ते इधर से आगे की ओर क्या हुआ, हम लोग को पहले से पता था, क्योंकि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब हम देखे थे प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे तो वहाँ पे हम बताए थे क्या बताए थे कि अगर मान के चलते हैं कि कोई 90 डिग्री पर जो अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा था, अगर वहाँ पर अगर हम क्या करते थे, जो प्रकाश का परावर्तन होता था तो उसी 90 डिग्री पे लौट के आ जाता था। अगर हम यहाँ से अगर कोई चीज़ को अगर फेंके, अगर इसको फेंकेंगे तो वापस उसी सीधा में आएगा। अगर एक बॉल है, अगर इसको हम ऐसे छोड़ दें, अगर बॉल को अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा, उसी दिशा में आएगा। अगर क्या हुआ, अगर यहाँ पे कोई था, अगर इसी दिशा में यहाँ से हम मान के चले, या बॉल है या कोई भी प्रकाश है, अगर इस दिशा में जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से आगे की ओर क्या हुआ, ये बढ़ गया। जब इसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ गया तो अब दिमाग हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब एक दूसरे जहाँ पे काटती है वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे, क्या ये रेखा कहीं पे एक दूसरे को काटती है, नहीं, कहीं पे एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है। जब एक दूसरे को नहीं काटती है तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, तो ये तो अवधारणा गलत हो गया ना। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, समतल दर्पण में अभी प्रतिबिंब को बना रहे हैं। अगर हमको समतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाना है तो हमको कहीं न कहीं एक बिंदु पे इसको कटवाना पड़ेगा। जब कटवाएंगे तो कैसे कटवाएंगे, तो जब हम इधर ये कट ही नहीं रहा, इधर कट ही नहीं, तो हम लोग कल्पना कर लिए, हम लोग मान लिए कि चलो दर्पण के
पीछे और दर्पण के पीछे से कोई किरण आई और इधर से कोई किरण आई और इधर से आकर के दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट दी। क्या की? एक दूसरे को काट दी। जो यहाँ पर जो काटा यही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। यहीं पर प्रतिबिंब का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यहीं पर क्या हुआ? प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब बताओ तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक क्यों बनता है? जब यहाँ पर हम देखें कि ये रेखा इधर कोई कट रहा है, क्या नहीं ना कट रहा है एक दूसरे को, तो जब हम कल्पना किए पीछे की ओर जब हम आए तो देखें कि नहीं ये रेखा जो है यहाँ पर ये किरण जो है एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। अगर मान के चलो कि तुम जा रहे हो फोरबिसगंज, मान लो फोरबिसगंज जा रहे हो, हवाई फील्ड के पास किसी का तुम इंतज़ार कर रहे हो, इसी रास्ते से हवाई फील्ड के पास तुम इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन हुआ क्या कि तुम उसको बोला कि हम यहीं पे तुम्हारा वेट करेंगे। जो आदमी था जो तुमसे मिलने वाला था वो इस रास्ते से नहीं होकर के वो अररिया NH हाईवे से होकर के तुम्हारा पीछे निकल गया। वो पीछे जब आया तो तुम आश्चर्य में पड़ गया कि ये तुम किस रास्ते से आया, तो वो तुमको बताएगा कि हम इस रास्ते से नहीं आए, हम इतना घूम करके आए हैं। तो इसी प्रकार जब इस रास्ते से जब ये कट ही नहीं रहा था तो इसको हम दिमाग लगाए, क्या लगाए? दर्पण के पीछे एक किरण को बढ़ा दिए, इधर इसको परावर्तित किरण जो आ रही थी इसको इधर बढ़ाए, दोनों एक दूसरे को काट दिया। जब काट दिया तो यहीं पे किसका निर्माण हो गया? प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो अब हम लिखते हैं विशेषता, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। विशेषता क्या होगा? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषता। पहला बात तो हमको पता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? एक मिनट पॉइंट में देख लीजिए, हमें समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है। पहला पॉइंट, किस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है? नहीं सॉरी, हमेशा बराबर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। हाँ, हमेशा सीधा भी बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, घर का जो आईना होता है तो घर का आईना में क्या होता है? जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो दूसरा पॉइंट में इसका लिख देते हैं, प्रतिबिंब की दूरी अच्छा ये बात देखो, ये क्या हुआ? यहाँ प्रतिबिंब बना, यहाँ तो मेरा जगह नहीं बचा, लेकिन ये जो दूरी है यहाँ मान लेते कोई वस्तु क्या है? ओ है, ओ कोई वस्तु है। जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी यहाँ होगा, प्रतिबिंब की दूरी बराबर है ना। ये दूरी अगर मान के यहाँ जगह रहता तो ये थोड़ा नीचे आता तो क्या होता? बराबर होता। तो घर पे जब तुम प्रकार बक्स से जा करके बनाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा एक्यूरेट निकल जाएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ सुविधा नहीं है। तुम जैसे मन तैसे यहाँ हम बना दिए हैं, तुम लोग घर पे आगे जा करके बना लेना। तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा पॉइंट क्या बताए? प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है किसका? वस्तु का दूरी का, है ना। ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी क्या है? दोनों बराबर है। प्रतिबिंब की दूरी बराबर किसका? वस्तु का दूरी, वस्तु की दूरी। और इसमें क्या लिख सकते हैं? समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ हम कल्पना करके प्रतिबिंब बनाए ना, यहाँ तो आ नहीं रही थी, लेकिन हम यहाँ पे ज़बरदस्ती इसको क्या किए? यहाँ पे किरण ला करके इसको कटा करके यहाँ प्रतिबिंब बनवा दिए। तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक बोले तो आभासी, काल्पनिक या आभासी, यहीं पर हम लिख देते हैं कोष्ठ में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नोट करो।
चलो ठीक है। और तीसरा, चौथा, समतल दर्पण में क्या बताए थे? पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? पार्श्विक उल्टा। तीन तो हो ही गया था, 4, समतल दर्पण में पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। अगर यकीन नहीं आता है तो घर में जाके आईना है, आईना में तुम जा करके देखना। उस आईने में अगर दायां हाथ अगर इसे उठाते हैं तो लगता है कि बायां हाथ उठा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या? समतल दर्पण में पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और क्या बताए थे? और बताए थे समतल दर्पण में प्रतिबिंब नोट करो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितना वस्तु के आगे बनता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितना वस्तु के आगे बनता है उतना दर्पण के पीछे भी बनता है। दर्पण के पीछे भी बनता है। चलो आप देखते हैं। अब देखो तो समतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना उतना ही दूरी पे क्या हुआ? दर्पण के पीछे भी बना। तो यही बात हम लिख दिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितना वस्तु के आगे बनता है उतना ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और क्या बताए थे कि समतल दर्पण में जो होता है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर दौड़ लगाएगा समतल दर्पण के सामने तो उसका स्पीड कितना दिखाई देता है? 2 गुना दिखाई देता है। छठा, वैसे ये ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का गति कैसा दिखाई देता है? 2 गुना दिखाई देता है। गति 2 गुना दिखाई देता है। 2 गुना दिखाई देता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का गति 2 गुना दिखाई देता है। ठीक है, इधर हो गया, इधर नोट। ठीक है, नोट करो। और एक बात क्या बताए थे? समतल दर्पण में कोई व्यक्ति अगर अपना पूरा चेहरा देखना चाहेगा तो उसको अपनी ऊंचाई का आधा ऊंचाई वाले मिरर में देख सकता है। देख सकता है। अगर अपना पूरा चित्र अगर देखना चाहेगा सर से लेकर पाँव तक तो उसको अपना ऊंचाई का आधा ऊंचाई वाले मिरर में देख सकता है। ठीक है, यहाँ हो गया। चलो नोट करो।
अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। अगर कोई पूछे दर्पण कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जब पूछेंगे कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं उत्तल दर्पण और दूसरा को कहते हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखते हैं गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण, और दूसरा को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। देखो अब यहाँ पर हम बताएं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब क्या है? कोई चीज़ गोल होगा। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। मान लेते हैं कि ये क्या है? ये कोई खोखला गोला है। क्या है? एक गोला जैसा बना नहीं है। चलो मान लो ये क्या है? किसी खोखला गोला है। क्या है? क्या है ये? किसी खोखला गोला है। चलो इस गोले को हम 2 भाग में काट देते हैं या बांट देते हैं। 2 बराबर भाग में क्या किए? इसको बांट दिए। 2 भागों में बांट दिए। जब इसको बांट दिए तो एक साइड वाला देखो, अब इसी को हम एक काट के बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? अब ये बताओ कि ये कौन सा दर्पण होगा? गधा नहीं, कोनो दर्पण ना है। कोनो, इससे प्रकाश इबगल सुबगल हिल जाएगा तो कौन दर्पण होगा ये? तो इसको सबसे पहले क्या किए? अगर इसको हम देखो तो बाहर, पहले अंदर से क्या किए? अंदर से उत्तल, अंदर से अगर पेंट कर दिए तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? किसी दर्पण में अगर अंदर से अगर पेंट कर। अच्छा ये बताओ, इस दर्पण में मान लो ये कोई दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा देखना चाहेगा तो किधर से देखेगा? इधर से देखेगा या इधर से देखेगा? इधर से। बुर्बक, जब इधर से जब देखेगा, ये तो पेंट किया हुआ है, थोड़ी दिखाई देगा। तो हमको इधर से नहीं देखना पड़ेगा, तो इधर से नहीं देखना पड़ेगा। गधा का गधे रह गया, ये तो पूरा पेंट किया हुआ है ना, तो इधर से हमको देखना पड़ेगा। तो जो इधर से जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। अच्छा ये परावर्तक सतह क्या होता है? जिधर से हम चेहरा देखते हैं वो दर्पण का क्या कहलाता है? परावर्तक सतह। जिधर से हम चेहरा देखते हैं उसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। अब देखो तो इसका देखो तो उत्तल दर्पण में देखो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है या धसा हुआ है? उठा हुआ है। देखो ऊ से उत्तल, ऊ से उठल। परावर्तक सतह जिसका उठा हुआ हो, उठा हुआ उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ऊ से उत्तल, ऊ से उठल। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हो उसको कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और इसी प्रकार के एक दर्पण, और इधर भी हम इसको काटे, ये वाला भाग को। इस बार हम क्या किए? इसको हम बाहर से पेंट कर दिए। बाहर से पेंट कर दिए। अब बताओ तो इसका परावर्तक सतह किधर होगा? इस दर्पण का परावर्तक सतह किधर होगा? इधर से होगा। इधर से तो हमको दिखाई नहीं देगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह। आप देखो तो ये जो दर्पण है इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है कि धसा हुआ है? धसा हुआ है। और तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? ये कहलाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसको कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अब इसका हम परिभाषा लिखते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। देखो जिस
ये जो धंसा हुआ है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। धंसा अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है क्या अंदर की ओर धंसा हुआ, परावर्तक सतह ना है अंदर की ओर धंसा हुआ। तो अ से अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर, अ से अवतल, उ से उठल, उ से उठा हुआ, उ से उत्तल। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। चलो अब इसका परिभाषा लिखते हैं। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा कहे तो उठा हुआ, उभरा कहे तो उठा हुआ, कोष्ठ में डाल दिए इसको। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, ऐसे लिखना है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा यानी उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। देख लो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण होगा, नहीं होगा ये उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। इसका दूसरा परिभाषा क्या निकाल सकते हैं? इसका दूसरा परिभाषा निकाल सकते हैं, जिस दर्पण का आंतरिक भाग रज्जित हो, मतलब पेंट किया हो, जिस दर्पण का आंतरिक भाग रज्जित हो। तो हम ऐसे भी परिभाषा इसका हम दे सकते हैं, जिस दर्पण का आंतरिक भाग रज्जित हो उसको कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का बाहरी भाग, अवतल में क्या है? जिस दर्पण का बाहरी भाग रज्जित हो मतलब पेंट किया हुआ उसको कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ट्रिक है ये है, वो ट्रिक से जो अच्छा लगे। अब एक दर्पण कौन बताए थे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिस दर्पण का बाहरी भाग, अरे जिस दर्पण का बाहरी, हम इस टाइप का परिभाषा लिखाते हैं वो भी हो जाएगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसको कहते हैं? परावर्तक सतह किसको कहते हैं? हाँ हाँ, दर्पण का परावर्तक सतह। तुम जहाँ पे है तुम्हारा भी परावर्तक सतह है, तो दर्पण का परावर्तक सतह किसको कहते हैं? जिधर से चेहरा देखते हैं, जैसे फोटोवा देखते हैं, फोटो वो क्या कहलाता है? परावर्तक सतह। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अ से अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर, अ से अवतल। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको नोट करो। चलो, यहाँ अवतल दर्पण का फोटो बनले है, इसको उतार लेना। देखो
हम क्या बताए थे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। इस गोलीय दर्पण को हम दो भागों में बांटे थे या काटे थे, काटे थे ना। जब काटे थे तब एक बार दिमाग लगाओ, इसका सेंटर कहाँ है, इसका मध्य बिंदु या यहाँ होगा, होगा ना, इसका मध्य बिंदु होगा ना, इसका सेंटर। तो इसको क्या कहते हैं, इसका गोलीय दर्पण का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। फिजिक्स में जो सेंटर होता है उसको कहते हैं मध्य बिंदु। इसमें जो केमिस्ट्री में जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या है, खोखला गोला का भाग है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इजी। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। लिखो, वक्रता केंद्र, जिसको किससे सूचित किया जाता है, सी से। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले को के केंद्र को, उस गोले के इस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी को दिक्कत, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसको हम क्या किए थे, काटे थे ना। इसको काट करके ये कौन सा दर्पण हुआ, फिलहाल तो ये कोई दर्पण नहीं है ना। चलो कोई एक दर्पण बनाते हैं, मान लेते उत्तलीय दर्पण बनाते हैं। कौन सा दर्पण बनाए, उत्तल दर्पण बनाए। अब बताओ तो, एक चीज़ इसमें नोट करो, ये जो दर्पण है इसका भी मध्य बिंदु होगा ना, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, जिसको POLE पोल बोलते हैं इंग्लिश में। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। कितना इजी परिभाषा है, ध्रुव। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, इसको POLE पोल। इसका क्या बताया कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। चाहे दर्पण उत्तल दर्पण का हो चाहे अवतल दर्पण का हो, मध्य बिंदु तो होगा ना, कोई भी दर्पण रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। दर्पण कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखो, अब वक्रता केंद्र पढ़े, ठीक। अब पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छा वक्रता केंद्र पढ़े, ठीक। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिसको तो वक्रता केंद्र कहते हैं, ध्रुव। और इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा देखो, वक्रता, ये ध्रुव हो गया, ये P है, ध्रुव, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करो। देखो इसका, अच्छा इस दर्पण में अगर हमको वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र
यहाँ होगा, दर्पण यहाँ, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम जानते हैं प्रधान अक्ष, किसके बारे में जानते हैं, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष का एक और नाम होता है, बताओ, प्रधान अक्ष, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, प्रधान अक्ष, प्रधान प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं। यहाँ से एक रेखा वक्रता केंद्र से एक रेखा इधर आया, ठीक है, यही रेखा तो लिखते हैं वक्रता केंद्र से, किस क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक जाने वाली रेखा या वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, प्रधान अक्ष। लिख लो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा या गुजरने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली या गुजरने वाली भी लिख सकते हैं, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अब होता है यहाँ सी था वक्रता केंद्र। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या, क्या देखते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, यही देखते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, ये देखो, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, ध्रुव, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र हुआ ना, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इसके बारे में लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या का परिभाषा, वक्रता केंद्र से लेकर, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के दूरी को, ध्रुव तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, नोट करो। अरे ले 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 अब एक होता है द्वारक, क्या होता है, द्वारक, द्वारक क्या होता है, द्वारक क्या होता है, द्वारक, तुम्हारा द्वारक क्या है, मुंह है, इसी के द्वारा भोजन जाता है ना, तो द्वारक क्या हुआ, तो द्वारक किसको कहते हैं, मतलब ये दर्पण हुआ तो ये दर्पण का भी द्वारक होगा, तो दर्पण का द्वारक क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, इसका द्वारक कहलाएगा, यही तो दर्पण का मुंह है ना। तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। चलो अब फोकस बिंदु,
फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को बड़ी ऐप से सूचित किया जाता है। तो फोकस बिंदु किसको कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ने वाली परावर्तित किरण। क्या? दर्पण पर पड़ने वाली परावर्तित किरण समांतर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण। दर्पण पर आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। दर्पण से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या काटती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे फोकस बिंदु या फोकस कहते हैं। उसे फोकस बिंदु या फोकस कहते हैं। चलो अब इसको समझते हैं फिगर के जरिए। क्या बताए? मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। अब इसको हम फिगर के जरिए एक बार समझते हैं। फिगर के जरिए एक बार समझते हैं। चलो, ये दर्पण हुआ, मान लेते हैं कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बना रहे हैं अभी? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हुआ। यहाँ पे क्या होता है? P। यहाँ क्या होता है? P होता है, ध्रुव होता है ना। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? C, वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ पर क्या होता है? प्रधान अक्ष। क्या होता है? प्रधान अक्ष। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। अब मेरा परिभाषा क्या कर रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर बोले तो ऐसा लाइन जो कभी एक दूसरे को नहीं मिले। क्या ये लाइन कभी मिल सकता है? तो मुख्य अक्ष के समांतर हमने भी एक रेखा खींच दी है। और वो रेखा कैसा होना चाहिए? आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। तो हम कहें कि मुख्य अक्ष के समांतर लग रहा है ना, ये मेरा टेढ़ा हो गया थोड़ा। मुख्य अक्ष के, तुम लोग वहाँ बना लेना, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद। अच्छा, परावर्तन का मतलब क्या? मुड़ना दर्पण से। चलो इसका परावर्तन कर देते हैं। क्या कर दिए? इसका परावर्तन कर दिए। अच्छा सॉरी, इसका क्या कर दिए? परावर्तन कर दिए। दर्पण से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है। अब देखो तो मुख्य अक्ष तो यही पूरा लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक हुआ ना। मुख्य अक्ष का कौन सा बिंदु पे काटा? इसी बिंदु पे तो काटा। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटती है यहीं पे, इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं।
क्या मारते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर है ये रखा, ठीक। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर है, ये आपतित का मतलब आने वाली किरण है ना। दर्पण यह आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को, किसको, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे काटती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जैसा कि फिर अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ो तो, अब इसका परिभाषा फिर से बना के दिखाओ तो। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण को परावर्तन के बाद, आपतित किरण परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो चलिए इससे आगे कल बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।